नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इनमें से कई प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले भी निश्चित उत्तरीय प्रश्नों की 2 पार्ट हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस सूची का नाम बताइए जिसमें आने वाले विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। उत्तर, समवर्ती सूची। तो पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? ऐसी सूची जिसमें संघ और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, उस सूची को क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 3 प्रकार की कुल सूचियाँ होती हैं। पहली होती है संघ सूची, जिस पे जुड़े हुए जितने भी नियम कानून होते हैं वो संघ यानी कि केंद्र सरकार बनाती है। दूसरी सूची होती है राज्य सूची, जिस पे जुड़े हुए सारे कानून और नियम राज्य सरकार बनाती है। और तीसरी जो सूची होती है वो होती है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलके कानून बनाती है। और ऐसी अगर कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें किसी भी तरीके का कोई टकराव हो जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो उसमें जो संघ है यानी कि जो केंद्र है उसी के द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वो मान्य होगा। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? उत्तर, 22 भाषाओं को। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो कुल उसमें कितनी भाषाएं आती हैं? 22 भाषाएं आती हैं। ये कौन सी अनुसूची में आता है? ये 8वीं अनुसूची में आता है। पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कौन सी अनुसूची में आता है, तो ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आता है। और ये जो इनका जो संरक्षण है, इनका जो विकास है इन भाषाओं का, उसके लिए हमारी जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा प्रयासरत या प्रयास करती रहती है। प्रश्न संख्या 3, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, महापौर या मेयर। तो नगर निगम का अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? उसको हम महापौर भी कहते हैं और मेयर भी कहते हैं। और ये जो महापौर या मेयर जिसको हम आमतौर पे जानते हैं मेयर के नाम से, तो नगर निगम की जो भी बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? मेयर करता है। अब ये नगर निगम होता क्या है? जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ की जो व्यवस्था संभालने का जो काम होता है वो किसको मिलता है? नगर निगम। ऐसी क्या होती है? नगर पालिका होती है। ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या कम है यानी कि जो छोटे शहर है वहाँ पे नगर पालिका होती है, और जो बड़े शहर हैं वहाँ पे क्या होती है? नगर निगम होती है। यानी कि एक तरीके से जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वो शहरों में जो काम करती है वही किस में आ जाता है? वो नगर निगम में आ जाता है। प्रश्न संख्या 4, स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उत्तर, नारीवादी। तो ऐसे व्यक्ति जो स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों की बातें करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नारीवादी कहा जाता है। इन लोगों का मानना है, यानी कि जो भी लोग नारीवादी हैं इन लोगों का मानना होता है कि स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों बराबर हैं, इनको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, इनको बराबर के अवसर मिलने चाहिए। तो यानी कि इस तरीके जो नारीवादी जो लोग होते हैं वो एक तरीके से लैंगिक समानता जो होती है उसको बढ़ावा देते हैं। प्रश्न संख्या 5, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उत्तर, धर्मनिरपेक्ष। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष लोग होते हैं जिसको हम सेक्युलर भी कहते हैं, इनका मानना होता है कि सभी धर्म जो हैं वो समान हैं और ये सभी धर्मों को समान सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और धर्म के कारण या धर्म के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्कों यानी कि जो 18 वर्ष के हैं बिना किसी भेदभाव, जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर मत देने का अधिकार होना। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हमारा क्या तात्पर्य है, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं, इससे हमारा क्या तात्पर्य होता है कि ऐसे सभी लोग जो 18 या 18 साल से ऊपर के हैं उनको किसका अधिकार होगा? मत यानी कि वोट देने का अधिकार होगा, और उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही जाति के आधार पे कोई भेदभाव होगा,
ना ही रंग के आधार पे कोई भेदभाव होगा, ना ही लिंग के आधार पे कोई भेदभाव होगा और ना ही धर्म के आधार पे कोई भेदभाव होगा। तो एक तरीके से जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो किसी भी लोकतंत्र की नींव हम कह सकते हैं। ये किसी भी लोकतंत्र की क्या होती है? नींव होती है। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं और परीक्षा के लिए उपयोगी लग रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे छूटे नहीं। प्रश्न संख्या 6, जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए। उत्तर ज्योतिबा फुले और दूसरा है ईवी रामास्वामी पेरियार। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि ऐसा समाज जो जिसमें किसी भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो, ऐसे समाज को बनाने वाले 2 समाज सुधारकों के आपको यहाँ पे नाम बताने हैं। पहला है ज्योतिबा फुले और दूसरा है रामास्वामी पेरियार। तो ये जो ज्योतिबा जो फुले हैं, ये इन्होंने मुख्य रूप से शिक्षा, सामाजिक समानता, इन कार्यों पे या इन मुद्दों पे ज़्यादा जोर दिया है। और दूसरी तरफ जो रामस्वामी पेरियार हैं, इन्होंने जाति व्यवस्था से जुड़े हुए या अंधविश्वास, जो ऐसे जो बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनका कड़ा विरोध किया। तो एक तरीके से ये जो दोनों समाज सुधारक हैं, इन्होंने समानता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। प्रश्न संख्या 8, पारिवारिक कानून से क्या अभिप्राय है? उत्तर पारिवारिक कानून कानून का वह भाग है जो निम्न पारिवारिक एवं घरेलू संबंधों में लागू होता है। पहला, विवाह, तलाक एवं पारिवारिक खर्च का निर्धारण। दूसरा, उत्तराधिकार एवं दत्तक निर्धारण आदि। तो पारिवारिक कानून कैसे कानून हैं जो किस किस में लागू होते हैं? ऐसे कानून जो विवाह से जुड़े हुए मुद्दों में या तलाक से जुड़े हुए जो भी मैटर हैं या पारिवारिक खर्चा है या किस गोद लेना है या विरासत से कोई जुड़ा हुआ मुद्दा है, इन सब चीज़ों में। और इसके अलावा दूसरा आप देखेंगे किस किस में है? उत्तराधिकार, जिसको अभी हमने आपसे डिस्कस किया, गोद लेना या दत्तक निर्धारण। दत्तक निर्धारण यानी कि आगे जो है वारिस कौन होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं? पारिवारिक जो कानून है वो हर धर्म में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। हर अलग अलग धर्मों के अनुसार ये अलग अलग होता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? परिवार से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उसमें न्याय और व्यवस्था जो है वो बनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, श्रम लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? उत्तर लैंगिक विभाजन का अर्थ है लिंग, महिला पुरुष के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में बांट देना। तो श्रम लैंगिक विभाजन में क्या हो जाता है? लैंगिक मतलब जेंडर बेस्ड जो होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? महिला और पुरुष के आधार पे समाज को बांट देते हैं। कौन कौन से आधार पे? सामाजिक आधार पे भी बांट दिया जाता है और दूसरा आर्थिक आधार पे भी क्या होता है? हम काम को बांट देते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जो घरेलू काम है वो हम मान के चलते हैं कि स्त्रियों का काम है और जो भी घर के बाहर का काम है उसको पुरुषों से जोड़ा जाता है। तो एक तरीके से जो लैंगिक विभाजन है ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि समाज में जो असमानता महिला और पुरुष के बीच में जो पाई जाती है उसको बढ़ावा दिया जाता है लैंगिक असमानता में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? उत्तर जिस राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि किसी भी धर्म को हम राजकीय देश का धर्म नहीं मानते हैं और किसी भी धर्म को यहाँ पे विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब हो गया कि सभी धर्म जो हैं वो बराबर हैं और सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलेगा और हर नागरिक को अपना धर्म मानने के लिए, अपनाने के लिए और प्रचार करने के लिए उसके पास क्या होती है? स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 11, बाल लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है? उत्तर किसी देश या राज्य के प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या को बाल लिंग अनुपात कहा जाता है। तो बाल लिंग अनुपात का क्या मतलब है कि किसी देश में 1000 बालकों पे, कैलकुलेट किस पे होता है? 1000 बालकों पे बालिकाओं की संख्या कितनी है, उसी को क्या कहा जाता है? बाल लिंग अनुपात। तो इसमें क्या होता है? जो 6 वर्ष की आयु वर्ग में जो भी लड़कियों की संख्या है उसमें तुलना की जाती है कि लड़कों की संख्या कितनी है, या सामान्यतः हम कह सकते हैं कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, वो यहाँ पे देखा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? बाल लिंग अनुपात। तो इससे क्या होता है? जो लैंगिक स्थिति है किसी भी देश की वो हमें समझ में आती है कि बालक के ऊपर बालिकाएं
कुल कितनी है 1000 बालकों के ऊपर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारत के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो यहाँ पे 2 राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय लोक दल और दूसरा है उत्तराखंड क्रांति दल। तो ये जो राष्ट्रीय लोक दल है ये मुख्यतः आप देखेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल वो दल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर राज्य या क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे सक्रिय होते हैं। तो ये राष्ट्रीय लोक दल जो है वो उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और उत्तराखंड क्रांति दल तो इसका जैसा नाम है ये उत्तराखंड राज्य से ही जुड़ा हुआ है। और भारत में अगर हम बात करें तो कुल लगभग 50 से अधिक जो है वो क्षेत्रीय दल है। प्रश्न संख्या 13, कानून का शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? उत्तर, कानून का शासन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। तो कानून का शासन आपको कहाँ देखने को मिलता है? लोकतंत्र में देखने को मिलता है। आप इतना भी लिख सकते हैं, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी लिख सकते हैं, और पूरा वाक्य बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो कानून का शासन का मतलब होता है कि देश में सभी लोग जो है वो कानून के लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे जो देश का शासन है वो किसके अनुसार चलता है? कानून के अनुसार चलता है, और वो किस में होता है? लोकतंत्र में होता है। प्रश्न संख्या 14 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? उत्तर, भारत। तो लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। लोकतंत्र से हमारा क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र का मतलब है लोक प्लस तंत्र, यानी कि लोगों का शासन, जनता का शासन। तो भारत में जैसा कि हम देखते हैं हर 5 साल में चुनाव होते हैं और इसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है? लोकतंत्र में देखने को मिलता है। तो क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं और सबसे ज़्यादा जो भी हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं निर्वाचित, वो सबसे ज़्यादा हैं, तो इसीलिए क्या है, भारत जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ पे संविधान और चुनाव प्रणाली पर आधारित जो है वो लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे वीडियो ला सकूँ। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आगे की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे आप लोग मुझसे चाहते हैं। प्रश्न संख्या 15, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो उत्तर है, यह कथन सत्य है। आप उत्तर में सिर्फ सत्य भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो किस पे आधारित होती है? समानता पे तो होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन कौन सी समानता पे आधारित होती है? राजनीतिक समानता पे आधारित होती है। तो इसका मतलब हो गया कि हमें जो भी राजनीतिक अधिकार मिलेंगे वो सबको बराबर मिलेंगे। राजनीतिक अधिकार मतलब कि वोट डालने का जो अधिकार होगा वो हम सबको बराबर मिलेगा। तो सब हमें लोकतंत्र में, भारत में हम देखते हैं कि हम सबका एक वोट होता है और उस वोट का समान मूल्य होता है। प्रश्न संख्या 16, HDR का पूर्ण रूप लिखिए। उत्तर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट। तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती है। तो H ह्यूमन, D डेवलपमेंट, R रिपोर्ट, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है, इससे पहले भी हम प्रश्न पत्र में जब हमने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया था उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि इसको जारी कौन करता है? UNDP। ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो किसके द्वारा जारी की जाती है, यानी कि रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है UNDP के द्वारा। और इसका कार्य क्या होता है? ये विकास का आकलन करती है। किन किन आधार पे? स्वास्थ्य के आधार पे, शिक्षा के आधार पे और आय के आधार पे। इससे क्या होता है, किसी भी देश की जो स्थिति है, मानव विकास कैसा चल रहा है वहाँ पे, इसके बारे में हमें जानकारी। प्रश्न संख्या 17, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है, यह कथन सत्य है या सही है अथवा गलत है? तो यह कथन सही है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, जैसे यहाँ पे सत्य असत्य में पूछा गया है, आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो ये कैसे निकलता है? कुल आय बट्टे कुल जनसंख्या से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी होगी। तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है उसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, कुल आय बट्टे कुल जनसंख्या। तो इससे क्या होता है, किसी भी देश की जो औसत आय है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? उत्तर,
गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे ज़्यादा है। और इसके ज़्यादा होने का कारण क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं कि गोवा जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पे घूमने बहुत ज़्यादा जाते हैं और इसी वजह से जो यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा विकास हुआ है। सेवा क्षेत्र ने बहुत अच्छे से विकास किया है, इसीलिए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज़्यादा है। अब जो अगला प्रश्न है वो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसको आप फॉर्मूले में भी लिख के बताएंगे। प्रति व्यक्ति आय बराबर है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या के। ये भी हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय को निकालते कैसे, आपसे कैलकुलेट करने को भी पेपर में आ सकता है। तो राष्ट्रीय आय को जब हम जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है? प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम देश की औसत आय भी कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? किसी भी देश का आर्थिक स्तर जो है, इकोनॉमिक स्टेटस, इससे हमें पता चलता है। प्रश्न संख्या 20, HDI का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक। तो HDI का फुल फॉर्म क्या है? ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फुल फॉर्म। तो HDI का फुल फॉर्म क्या है? H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो अभी पहले क्वेश्चन में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी देश का जब हमें विकास का पता लगाना होता है तो हम किस किस के आधार पे लगाते हैं? 3 चीज़ों के आधार पे मापा जाता है। एक तो वहाँ पे स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, दूसरा शिक्षा की क्या स्थिति है और तीसरा वहाँ पे आय की क्या स्थिति है। तो इससे हम क्या करते हैं? देशों के विकास के स्तर की तुलना करते हैं। तो इस इंडेक्स में जो भारत है उसका कौन सा स्थान है? 130वां में स्थान भारत का है, यानी कि मध्यम यहाँ पे मानव विकास है। कुल जो 193 कंट्रीज़ हैं उसमें से भारत का स्थान कौन सा है? उसकी रैंकिंग है 130। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परीक्षा से पहले कोई भी ज़रूरी वीडियो आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।